हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर। इसकी थोड़ी सी डिस्कशन हम लोगों ने पहले के वीडियो में कर ली है, राइट। तो सपोज मैं एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। सपोज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दोनों जो कैपेसिटर का प्लेट है, दोनों की सरफेस एरिया ए है और इसके अंदर मैंने कंप्लीटली एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया। मान लीजिए ये जो गैप मैंने रखा है वो बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही नेग्लिजिबल है या नहीं है ऐसा मान लीजिए। और इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है, या कह सकते हैं थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है वो भी डी है। अब आपको पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस सिस्टम अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। ओके, तो हम लोग प्रोसेस क्या होता था याद कीजिए। तो आप क्या करते हैं, ए एंड बी के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं। तो मैं लगा लेता हूँ ए एंड बी के बीच में एक बैटरी। सपोज बैटरी की ईएमएफ वी वोल्ट है। बैटरी की ईएमएफ क्या है, वी वोल्ट है। तो आप जानते हैं बैटरी के कारण ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया। इसके इनर सरफेस से चार्ज चलना स्टार्ट करेगा। सपोज इससे क्यू चार्ज चलना स्टार्ट किया, इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और यही क्यू चार्ज चलता हुआ इसके इनर सरफेस पे आ जाएगा, है ना। तो इसके इनर सरफेस पे कौन सी चार्ज आएगी, क्यू। हम लोग जानते हैं कि सी इक्विवेलेंट जो होती है वो होती है चार्ज पासिंग थ्रू बैटरी विच इज क्यू अपॉन ईएमएफ ऑफ बैटरी अपॉन वी। बस यही रेशियो निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं ये रेशियो, चलिए भाई साहब क्यू रहने देते हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल देते हैं। लेट यहाँ की पोटेंशियल जीरो मान लीजिए, तो इस प्लेट की पोटेंशियल जीरो हो जाती। इफ ये जीरो है लोअर पोटेंशियल एंड और बैटरी की ईएमएफ वी है तो हायर पोटेंशियल एंड वी हो जाता है ना। कैसे करते थे, जीरो प्लस वी विल बी इक्वल टू दिस साइड पोटेंशियल। If V है, इस प्लेट की भी पोटेंशियल हो गई V, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। ओके, चलिए इसमें चार्ज इनर सरफेस पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। तो मैं पहले ई नॉट की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, ई नॉट की वैल्यू। तो ध्यान से सबसे वो समझो, यहाँ पे प्लस क्यू है एंड यहाँ पे माइनस क्यू है। इस प्लेट के कारण एक सरफेस पे चार्ज है, अच्छा बाहर वाले सरफेस पे कितनी चार्ज है, जीरो जीरो। तो इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे किसी भी जगह पे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट। ओके, उसकी वैल्यू क्या होती है याद करो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस पे जब चार्ज होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही देखो ये माइनस क्यू है, एक ही सरफेस है, इसके कारण इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, कहेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। ओके, और एक ही सरफेस है उसके लिए भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, दोनों को ऐड कर दो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। व्हाट इज सिग्मा ओवर हियर और ओवर देयर, दिस इज क्यू बाय ए। तो हो जाती ई नॉट की वैल्यू क्यू बाय सिग्मा की वैल्यू हो जाती है क्यू बाय ए, तो ई नॉट की वैल्यू भी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिंपल है ना, इजी। चलो ई नॉट आ गया। इफ ई नॉट आ गया, आप जानते हैं इफ इस स्पेस में ई नॉट की वैल्यू ये है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे मैं ई नेट लिख देता हूँ और उस ई नेट की वैल्यू क्या हो जाती है, तो आप जानते हैं ई नॉट बाय जो भी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो, है ना, जो भी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो। चलिए भाई साहब यहाँ पे ई नॉट पता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज डाइलेक्ट्रिक की के गिवन है, तो मैंने ई नेट की वैल्यू रख दी ई नॉट बाय के। चलिए ई नेट की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, तो मुझे ई नेट की वैल्यू आ गई ई नॉट बाय के। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये किया हुआ है। तो ई नॉट की वैल्यू क्या है, ए क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के। चलिए ई नेट भी आ गया। अच्छा क्या है, ई नेट पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है देखो, या हर एक जगह पे सेम ही होगी वैल्यू, है ना। इस प्लेट से कोई भी डिस्टेंस ले लो, आप देखेंगे इसकी वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं ई नेट जो इस स्लैब के अंदर है वो तो कांस्टेंट है ना, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसा होता था तो आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते थे, याद है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते थे, याद करो, ई नेट इनटू टी। मींस आपसे पूछा जाए इन दोनों प्लेट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, तो पहले आप सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट जा रही है तो आप जानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। सो ऑब्वियसली ये हायर पोटेंशियल होता है, ये लोअर पोटेंशियल होता है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ई नॉट इनटू ये जो डिस्टेंस है वो डी। तो ई नॉट इनटू टी, ये हम लोगों ने किया हुआ है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारी वी है, ई नेट की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, वो है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इनटू डी। कैपेसिटेंस क्या था,
सी ए बी इट वॉज क्यू बाई वी। चलिए क्यू बाई वी कर सकते हैं क्या, इस v को इधर ले जाइए, बाकी सबको उधर ले जाइए, तो हमें आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d, और यही हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। ओके, इसका मतलब क्या होगा, ये कैपेसिटेंस हो गई भाई, यस। अब इसका मतलब क्या होगा, सोचो कि इफ आपने डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल कर दिया है दोनों प्लेट के बीच में, तो अब कैपेसिटेंस जो है वो a एप्सिलॉन नॉट k बाई d है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो कैपेसिटेंस क्या होती, आप कहते a एप्सिलॉन नॉट बाई d होती है ना। इफ डाइलेक्ट्रिक नहीं होता उन दोनों प्लेट के बीच में, तो आप बोलते कि कैपेसिटेंस कितनी होती, a एप्सिलॉन नॉट बाई d। अभी क्या होगी, a एप्सिलॉन नॉट d इनटू k। आप जानते हैं k जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, एंड किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है ना, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आप डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। चलिए पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। मैंने यहाँ क्या किया, दो प्लेट ले लिया। अब मैंने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब नहीं रखा, मैंने तीन अलग अलग डाइलेक्ट्रिक को रख दिया। पहले वाले की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, ये K3 है। पहले वाले स्लैब की थिकनेस T1 है, दूसरे वाले स्लैब की थिकनेस T2 है, तीसरे वाले स्लैब की थिकनेस T3 है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट A एंड B। सेम प्रोसेस हम लोग लेंगे, और यहाँ से एक जो फॉर्मूला आएगा वो एक जनरल फॉर्मूला होगा जो कि हमें बड़े बड़े क्वेश्चन में भी, खासकर आईटी वाले प्रॉब्लम्स में हमें वो काम आएगा। तो वो फॉर्मूला आपको याद भी रखना चाहिए, और वो बहुत ही प्यारा प्यारा सा फॉर्मूला आएगा जो याद हो जाएगा आपको। ओके, चलिए क्या करते हैं हम लोग बेटा, हम लोग करते हैं कि जिस दो पॉइंट के अक्रॉस पूछा जाता है उस दो पॉइंट के अक्रॉस बैटरी लगा देते हैं। सपोज बैटरी की EMF B है, और आप जानते हैं बैटरी की लोअर पोटेंशियल ये है, इसके इनर सरफेस से Q चार्ज चलेगा। ओके, Q चार्ज चलेगा और इसके इनर सरफेस पे आपके डिपॉजिट हो जाएगा। ये प्लस Q हो जाएगी, इसके इनर सरफेस पे माइनस Q आ जाएगा, राइट। फिर से सेम बात, E नॉट की वैल्यू क्या हो जाती, तो अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो निकाला था वही आ जाएगी। E नॉट वो हो जाती Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये हो गई E नॉट की वैल्यू। चलिए भाई, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, सपोज वो E1 है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाती, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E3 हो जाती। बताइए E1 का फॉर्मूला क्या हो जाता, आप कहते हैं E नॉट बाय K1 मींस Q A एप्सिलॉन नॉट बाय K1। अकॉर्डिंगली E2 क्या हो जाता, कहते हैं E नॉट बाय K2। तो E नॉट की वैल्यू A Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2। E3 क्या हो जाती, तो आप कहते हैं E नॉट बाय K3, है ना। बस सिंपल सी बात चल रही है, और आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे E1 E2 E3 आ गए, अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ देखो E1 यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट वाला सरफेस हायर होगा, ये वाला सरफेस लोअर होगा। इसके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V1 हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं आप, E1 इंटू जो भी डिस्टेंस है T1, आप लिखते हैं E1 T1। वैसे ही डेल्टा V2 क्या लिखते हैं, E2 T2, है ना। डेल्टा V2 क्या लिखते हैं, E2 T2, है ना। वैसे ही डेल्टा V3 मींस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू थिकनेस हो जाती E3 T3, है ना। चलिए, इसका मतलब यहाँ से पोटेंशियल कम हुआ इतने से, फर्दर कम हुआ इतने से, फर्दर कम हुआ इतने से, टोटल डिक्रीमेंट कितनी की हुई, तो तीनों को ऐड कर लेंगे। इजंट इट टोटल डिक्रीमेंट, देखो ये V वोल्ट का है, ये 0 वोल्ट होता तो ये V हो जाता, है ना। लोअर प्लस EMF विल बी हायर पोटेंशियल, तो ये V हो गई, ये 0 हो गई। तो टोटल डिक्रीमेंट क्या हो रही है यहाँ से यहाँ तक, तो कहेंगे V से हो रही है सर। तो कैन आई राइट V इज इक्वल टू डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3, तो आप कहेंगे सर यस लिख सकते हो आप। तो V इज इक्वल टू डेल्टा V1 मींस E1 T1, डेल्टा V2 E2 T2, डेल्टा V3 E3 T3। चलो भाई साहब E1 की वैल्यू रख लेते हैं। E1 की वैल्यू कहाँ है, ये है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1 T1 प्लस E2 की वैल्यू यहाँ रख दो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू T2
प्लस E3 की वैल्यू रखते हो यहाँ पे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K3 इंटू T3। ओके, चलिए बताइए सीक्वेंट हम लोगों ने पढ़ा क्या है। सीक्वेंट हम लोगों ने पढ़ा था जो चार्ज बैटरी से पास हो गई, कितनी चार्ज पास हो गई, Q अपॉन बैटरी की EMF, Q अपॉन V निकालना ही हमारा एम है। ओके, Q अपॉन V निकालना ही हमारा एम है। थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूं। ओके, चलिए कर लेते हैं, कैसे रीअरेंज करें। तो V रखता हूं Q, देखो मैं एक मिनट इसको ऐसे कर लेता हूं। चलो V और सबसे Q कॉमन लेके इधर ले आता हूं, तो ये क्या हो जाता है T1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस, यहां देखिए क्या लिख देते हैं आप, T2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2 प्लस T3 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K3। राइट, ध्यान से देखिए, आप कह सकते हैं यस। चलो भाई, अच्छा इफ Q अपॉन V C इक्विवेलेंट है तो V अपॉन Q क्या हो जाता, 1 बाय C इक्विवेलेंट CAB। राइट, इसको थोड़ा हम लोग सजा लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, 1 बाय A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं। ओके, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं। ऊपर में क्या जगह देखो, तो कह देते T1 बाय K1, ये क्या हो जाता T2 बाय K2, ये क्या हो जाता T3 बाय K3, है ना। चलो भाई साहब, तो CAB की वैल्यू क्या जाती है, रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाता A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। देखो बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला आ गया हमारा। तो इसे तो याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए, एक तो याद रह जाएगा ये फॉर्मूला, और देखेंगे आगे चल के जब मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लूंगा तो ये वाला स्टेप हमें थोड़ा सा हेल्प कर देगा। ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट, A क्या है, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं कांस्टेंट है, T1 थिकनेस ऑफ फर्स्ट स्लैब अपॉन उसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट T2 बाय K2 T3 बाय K3 एंड सो ऑन। मान लो ये 3 स्लैब की जगह 4 स्लैब ले लेता तो प्लस T4 बाय K4 लिख देते, 5 ले लेता तो प्लस T5 बाय K5, ऐसे लिखते चले जाते। क्लियर है, चलिए पॉज करके इसे लिख लीजिए। चलिए अभी जो फॉर्मूला मैंने लाया था उसी को मैंने यहाँ लिख लिया। सपोज ये प्लेट है, दूसरा प्लेट है, A एंड B के क्रॉस मैंने C इक्विवेलेंट निकाला था, तो वो आया था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 अपॉन प्लस T3 अपॉन K3 आ गया था। इसी को मैं एक एग्जांपल में यूज करना चाहता हूँ। सपोज एक प्लेट ले लिया, मेटल प्लेट, ये भी प्लेट ले लिया, इसके बीच में यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं मैं बोलूँ तो आप समझ जाइए वैक्यूम है या एयर है। वैक्यूम और एयर के लिए K की वैल्यू 1 लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो आप क्या मान लेंगे कि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे या वैक्यूम है, यहाँ पे मेटल ले लिया। अच्छा, मेटल के लिए K की वैल्यू क्या होती थी, इन्फिनिटी होती थी। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ले लिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने को गिवन है K, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो आप फिर से यहाँ मान लेंगे एयर। एयर के लिए K की वैल्यू हो जाती है 1, तो K की वैल्यू ले दिया 1 आपने। इसका पूछा C इक्विवेलेंट निकालिए, तो CAB मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 में K1, तो T1 मतलब ये D हो गई, K1 कितनी है 1 है, तो D बाय 1। T2 मीन्स D अपॉन K2 मीन्स इन्फिनिटी, फिर प्लस T3 मीन्स D अपॉन K3 मीन्स K, प्लस T4 मीन्स D अपॉन K4 मीन्स 1। ये आंसर होता है। D बाय इन्फिनिटी टेंड्स टू 0 लिख लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट D प्लस D अपॉन K प्लस D मीन्स 2D। ये हो जाता है हमारा इस छोटे से प्रॉब्लम का आंसर। ओके, एयर के लिए K की वैल्यू 1, डाइलेक्ट्रिक के लिए K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, और कंडक्टर के लिए K की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है, और उसी को यूज करके ये फॉर्मूला हम लोग रख लेते हैं। क्लियर है। अच्छा, इन दोनों स्लैब को मैं कहीं पे भी इधर उधर करता, कहीं से भी शिफ्ट करता, तो क्या ये चेंज होता, तो आप आंसर करते नहीं, है ना। क्या कहते हैं आंसर, नहीं। ऐसा क्यों, अच्छा स्लैब की थिकनेस जो भी रहती है इसको आप थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते या इधर शिफ्ट करते, ठीक है, तो ये इस स्लैब की थिकनेस D है अपॉन इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट वही रह जाता है। देखो आप इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते, मींस ये D और D है, इसकी जगह ये D/2 और ये 3D/2 हो जाता, राइट, है ना। तो आप क्या करते उस केस में, उस केस में देखो CAB मैं लिखता तो आप लिखते A एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हो आप। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे बना लो, ये लिखने के बाद मान लो इसको मैंने D/2 कर दिया, इसे 3D/2 कर दिया,
इसका मतलब मैंने इस दोनों को थोड़ा सा इधर खिसका दिया है, राइट? पहले वाले डायग्राम से देखिए, फिर से आंसर चेंज नहीं होगा, तो फिर से आप करके देख लेंगे क्या दिक्कत है। तो लिखते d/2/1 d/2 हो जाता। इसको क्या लिखते d by infinity, इसको क्या लिखते d by k, और इसके लिए क्या लिखते d/3k/2। ठीक है, सॉरी ये d नहीं, सॉरी, प्लस 3d/2 थिकनेस अपॉन k इज 1। तो आप फिर से सॉल्व करो, ये a एप्सिलॉन नॉट, ये वाला पार्ट 0 हो जाता, ये d/k हो जाता, एंड d/2 प्लस 3d/2 मिलके 2d हो जाता। देखो सेम आंसर है, यस। मीन्स आप स्लैब को अंदर में थोड़ा सा खिसकाते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर करते हैं, उससे कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती है। यदि मेडिकल वाले क्वेश्चन या मेंस में कभी कभी ये सब पूछ लिया जाता है कि स्लैब को इधर उधर खिसकाया तो क्या कैपेसिटेंस चेंज होगी, तो आप उसमें याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि वहां पे वो प्रॉब्लम नहीं देंगे, वो लैंग्वेज में क्वेश्चन दे देंगे। इफ स्लैब को आपने इधर उधर खिसकाया विद इन द प्लेट, है ना, इन बिटवीन द प्लेट, क्या कैपेसिटेंस चेंज होगी? तो आप कहेंगे नहीं होगी। ओके, तो उसको मैंने एग्जांपल से लिख दिया। चलो इसको फटाफट आप लिख लीजिए। पॉज करके आप लिख लेंगे, इसको मैं हटा लेता हूं क्योंकि मैं एक और चीज यहां पे आपको समझाना चाहता हूं। अच्छा, मैंने इसे तो बहुत ही बेसिक से लाया था ये फॉर्मूला। अब इसी चीज को आप गौर से देखेंगे, मैथमेटिकली ये फॉर्मूला एक और तरह से आ सकता है। कैसे आ सकता है समझो। तो आगे चल के उसे भी हम लोग यूज करने वाले हैं। आप ऐसा मान सकते हो कि ये एक कैपेसिटर है, ये एक स्पेस है, तो ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है, और वो तीनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में है। तो मैं ऐसे लिख दिया, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे लिख दिया कैपेसिटर C1, फिर दूसरा कैपेसिटर C2 और ये तीसरा कैपेसिटर C3, ऐसा मैंने लिख दिया। अब मान लो C1 की वैल्यू चाहिए, मतलब इस स्पेस की कैपेसिटेंस चाहिए, तो आप C1 को क्या लिखते हैं? आप लिखते, अच्छा याद करो अभी जस्ट मैंने पहला रिलेशन आपको पढ़ाया था कि जब पूरा भर जाता है, इसमें पूरा भर जाता है, तो इसकी C इक्विवेलेंट क्या आई थी? तो आपने लिखा था A जो भी एरिया है एप्सिलॉन नॉट, जो भी इसकी K की वैल्यू K अपॉन जो भी थिकनेस है वो T। तो मैंने ये लिखा था, याद करिए पहला केस हम लोगों ने आज के लेक्चर में यही लिया है, उसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो भरा हुआ है वो K1 है और इसकी थिकनेस क्या है? तो T1 है। इसकी थिकनेस है T2 और यहाँ पे जो भरा हुआ है वो K2 है, यहाँ पे भरा हुआ है वो K3 है डायरेक्ट्रिक वाला, और ये T3 है ना, इतना ठीक है। चलो भाई साहब, अब C1 की वैल्यू लिखनी है। तो C1 की वैल्यू क्या लिखते हैं? इस फॉर्मूले से एरिया A लिख देते, पूरा एरिया तो वही है, A लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट K की जगह K1 अपॉन थिकनेस कितनी है? T1। ओके, चलो भाई, प्लस, चलिए भाई साहब इसकी कैपेसिटेंस लिखते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज करिए, क्या लिखेंगे? A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K की वैल्यू K2 है अपॉन T2, ठीक है, सॉरी ये C2 की वैल्यू। चलिए C3 की वैल्यू लिखते हैं, इसकी C3 की वैल्यू क्या लिखते हैं? A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन T3। आई गेस आपको C1 C2 C3 आ गया। मैंने क्या कहा, ये तीनों सीरीज में है, तो आप याद कीजिए सीरीज का फॉर्मूला क्या लिखते थे? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चलो भाई 1/C1 करते हैं तो क्या लिखते हैं आप? T1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस इसको क्या लिख देते? T2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2, 1/C3 को लिख देते T3 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K3। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको लिख देता हूं, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 होल डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 1/CAB। यस और नो? यस, है ना? इतनी मैथ्स तो अपने को आती है, नहीं आती तो क्या करेंगे? पॉज करके आप डेली स्टेप ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा स्टेप ले लीजिए आराम से। चलिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो CAB आ जाएगा, और CAB की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका रेसिप्रोकल कर लो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो प्लेट के बीच में डायरेक्ट्रिक ऐसे पूरा भरा हुआ है, तो आप इसको ऐसे बना देंगे और कह देंगे कि ये C1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C3 रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन तीनों का इक्विवेलेंट सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के भी आप CAB की वैल्यू निकाल सकते थे। ओके, चलिए
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ये तरीका है और एक बेसिक तरीका है। दोनों तरीका आपको आना चाहिए, दोनों का कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस है। कभी ये तरीका आपको क्वेश्चन को आसान कर देगा, कभी पहले का तरीका आपके क्वेश्चन को आसान कर देगा। चलिए पॉज करके इस पूरे डिस्कशन को आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको किसी भी बुक में मिलेगा, मॉड्यूल में मिल जाएगा, कोचिंग मटेरियल में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक मेटल प्लेट लिया, ये दूसरा मेटल प्लेट लिया, ओके, और इसको मैंने किसी बैटरी से ज्वाइन कर दिया। लेट यहाँ की वोल्टेज V वोल्ट है और यहाँ की वोल्टेज 0 वोल्ट है, ऐसा मैंने लिख दिया क्वेश्चन में। तो अपने को पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्पेस में जो होगी उसे यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे जो होगी यहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ जो होगी यहाँ होगा, एक्सेट्रा। वर्सेस x, x रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेट इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का आपको ग्राफ बनाना है। फिर आपको पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ बनाना है। यहाँ की पोटेंशियल आपको v लेनी है और यहाँ का पोटेंशियल 0 लेना है। मींस स्टार्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं आपकी v होगी और एंड पॉइंट कहीं ना कहीं 0 होगा, ओके। दोनों ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे ग्राफ? ग्राफ बड़ा सिंपल है। तो मान लीजिए एयर वाले ये सब में यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ जाती, लेफ्ट पोटेंशियल यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ जाती, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाती, तो ई नॉट कुछ ना कुछ हो जाता, ई नॉट। तो यहाँ पे एयर है, कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या कहेंगे, एयर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट, ओके। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट बाई के। एंड के ये डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, मींस ई नॉट बाई के जो है ई नॉट से कम है। अच्छा, ये पूरे स्पेस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट बाई के ही रहेगी, ओके। यहाँ पे फिर से देखिए एयर है तो यहाँ पे ई नॉट हो जाती है। मेटल है, मेटल में ई नॉट बाई के लिखते मींस इंफिनिटी लिखते, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती 0, है ना। ऐसे भी याद है कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है, वो हो गया 0। फिर से देखो यहाँ पे एयर आ गया, एयर में हम लोग ई नॉट लिख लेते हैं। चलिए ग्राफ बना ले। तो हमारे पास दो वैल्यू दिख रहे हैं, ई नॉट बाई के। तो ई नॉट सपोज यहाँ पे है एंड ई नॉट बाई के यहाँ पे है। ई नॉट बाई के ई नॉट से कम होगा, क्यों समझ में आया, बिकॉज के इज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक। चलो भाई यहाँ पे ग्राफ बना रहे थे, ई नॉट ऐसा, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक देखो ई नॉट बाई के है तो ऐसा, यहाँ पे फिर से ई नॉट हो गया ऐसा, यहाँ पे 0 है तो मेरा ग्राफ ऐसा, राइट। यहाँ पे फिर से ई नॉट है ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ ऐसा हो गया। क्लियर है? चलिए नो प्रॉब्लम। अब आते हैं पोटेंशियल का ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान समझना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। और आप जानते हैं जैसे इस स्पेस में लीजिए, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इस स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इस स्पेस में भी कांस्टेंट है। किसी भी छोटे-छोटे आप सेगमेंट में लीजिए, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका इसकी वैल्यू सेम नहीं है, बट इस स्पेस में ये ई नॉट ही है, इस स्पेस में ई नॉट बाई के है, इस स्पेस में ई नॉट है, इसमें 0 है, इसमें ई नॉट है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस स्पेस की बात कर रहे हैं हम लोग, हर एक छोटे-छोटे सेगमेंट में या स्लैब्स में उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इफ वो कांस्टेंट होता है तो आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाती है उस केस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनटू डी। डी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, ओके। यहां से आप डी डिस्टेंस जाएंगे, ओके। जैसे मैं समझा देता हूं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जा रहे हैं, डी डिस्टेंस है। आप जानते हैं यहाँ की पोटेंशियल हायर पोटेंशियल होगी और यहाँ की पोटेंशियल क्या होगी, लोअर पोटेंशियल होगी। क्यों? आप जानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। तो यहाँ की पोटेंशियल माइनस वहां का पोटेंशियल, मान ली यहाँ की पोटेंशियल मैंने V नॉट लिख दी, यहाँ की पोटेंशियल V लिख दी, तो आप क्या लिखते हैं, हायर माइनस लोअर V नॉट माइनस V इज इक्वल टू ED। तो आप लिख लेते ED, ओके। तो मैं इफ V की वैल्यू लिखता, V उधर लिख लेता, तो ये हो जाता माइनस ED प्लस V नॉट। अगर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ की पोटेंशियल पता है तो ये आगे डी डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल होगी वो आप यहां से लिख पा रहे हैं, है ना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, राइट। ऑलवेज रिमेंबर दिस जो डिस्कशन चल रहा है। चलिए इसे मैं y कहूं, ये mx प्लस c हो गया, इजंट इट। आप अगर
V वर्सेस D का ग्राफ बनाएंगे, मींस डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे, वो कैसा बनेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। V वर्सेस D का ग्राफ बनाएंगे, वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट, या x ही लिख लेता हूं, चलो इसको x लिख लेता हूं, आप इसको x लिख लेते हैं, राइट। V वर्सेस x का ग्राफ बनाते तो कैसा बनता? स्ट्रेट लाइन बनता। उसकी स्लोप क्या होती? तो m लिखते, m का मतलब माइनस ई है ना, इसकी स्लोप क्या हो जाती? माइनस ई। अच्छा, माइनस ई को और लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो E नॉट बाय K होती, कहीं पे भी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं पे भी क्या होती? E नॉट बाय K। एयर होता तो K की वैल्यू 1 लिख लेते तो E नॉट हो जाता। अभी जस्ट डिस्कस किया हम लोगों ने, E नॉट बाय K, E नॉट बाय 1, E नॉट बाय K, E नॉट बाय 1, E नॉट बाय इंफिनिटी, E नॉट बाय 1, राइट, इनटू x प्लस c। आपसे पूछा जाता स्लोप क्या है इसका, और स्लोप क्या है तो आप लिखते हैं माइनस E नॉट बाय K। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है। इतनी डिस्कशन के बाद मैं ग्राफ में आता हूं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए भाई साहब, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ तक चलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? E नॉट हो जाती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? E नॉट। और ये ग्राफ कैसा बनता? स्ट्रेट लाइन। और स्लोप कैसी है इसकी? स्लोप कैसी है? नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप मीन्स वो जाता ऐसा, थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ऐसा। मान लीजिए इसे मैंने इस एंगल को θ1 बोला, तो आप tan θ1 क्या बोलते हैं? tan θ1 आप बोलते हैं E नॉट बाय K। tan θ1 क्या बोलते हैं आप? E नॉट बाय K। स्लोप क्या होता? आप कहते हैं सर स्लोप तो यहाँ पे ये वाली एंगल ये होती, मान लीजिए इसको θ लिख देता हूं, आप कहते हैं tan θ स्लोप होता, और tan θ1 क्या होता? आप कहते हैं E नॉट बाय K होता। तो यहाँ पे tan θ1 की वैल्यू क्या होती? आपसे पूछा जाता व्हाट इज tan θ1, तो आप कहते हैं E नॉट बाय K। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K ओवर हियर? ओवर हियर 1, तो आप कहते हैं यहाँ पे tan θ1 E नॉट है। आई होप ये समझ में आ रही है आपको बात। ओके, नहीं होगा तो मैं एक बार और आपको रिपीट करता हूँ। चलिए या करते जाते हैं आगे। चलिए अब आते हैं इस स्पेस में। इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E नॉट बाय K, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E नॉट बाय K। तो आप यहाँ पे ग्राफ बनाते, तो ये जो ग्राफ है सपोज ऐसा है, तो ये कम ही जाता है यहाँ से, और मैंने इसे θ2 लिख दिया। अब बताइए यहाँ पे tan θ2 क्या लिखते हैं? आप कहते हैं tan θ2 सर ये वाला पोर्शन हो जाता, और उस स्पेस में K की वैल्यू K ही है, तो आप लिख लेते E नॉट बाय K। माइनस साइन क्यों हटा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, क्योंकि tan θ2 इज नेगेटिव ऑफ स्लोप है, और स्लोप होती माइनस E नॉट बाय K। ये होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इस स्पेस में। इस स्पेस में फिर से एयर आ गया, फिर से एयर आ गया, तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगी वो θ1 जैसी बनेगी, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना लिया और इसे लिख दिया θ1, ये एंगल θ1 ही हो जाती है। ओके, चलिए इस स्पेस में मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होता है? जीरो होता है। इफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जीरो हो जाता। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? जीरो। तो मैं यहाँ पे इस मेटल के अक्रॉस पोटेंशियल जो भी रहता उसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से बना देता। ओके, अच्छा फिर से एयर आ गया, तो फिर से मैं इसको ऐसे कर लेता और इस एंगल को θ1 लिख लेता। और आपसे पूछा जाता कहीं पे भी tan θ1 क्या है, तो आप लिखते E नॉट है। tan θ2 क्या है? E नॉट बाय K है। आपसे पूछा जाता θ1 एंड θ2 में कौन बड़ा है, तो आप कहते सर K की वैल्यू तो 1 से ज्यादा होती है, K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो tan θ2 जो होता that will be less than tan θ1। ओके, तो आप कहते हैं θ2 is less than θ1। ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। ओके, या उसका उल्टा, अच्छा इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। इसको नोट डाउन कीजिए और प्लीज प्लीज इसको एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को रिपीट करके हर एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए लिख लीजिए। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेके देखते हैं, ताकि वो जो स्लोप वाला कंफ्यूजन बच्चों में बार बार रह जाता है उसको क्लैरिफाई करते हैं। राइट, चलिए यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर ले लिया, यहाँ पे पोटेंशियल V लिख दी, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे एक स्लैब रख लिया जिसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे दूसरा स्लैब रख लिया उसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक डायग्राम बना लिया V वर्सेस X का। तो यहाँ पे पोटेंशियल V है तो V लिख दिया,
चलिए V लिख देते हैं और इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे ये देखिए वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है ना, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। फर्दर इसके इधर जाओगे, अब जानते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगी और कितनी होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहते सर E0 बाय K1 होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो E0 बाय K2 होती है, राइट। अच्छा ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप, मान लीजिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ उस पार्ट को जो स्लोप वाला पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, इस पॉइंट की पोटेंशियल V है तो आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल, सपोज ये V0 है, यहाँ का पोटेंशियल आपसे पूछा गया x डिस्टेंस पे। आप जानते हो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो V0 माइनस V को आप क्या लिख लेते, E इंटू एक्स, राइट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट में किया हुआ है। ये आप याद रख सकते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ओके, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो मुझे V की वैल्यू निकालनी है, तो V इधर ले गया, प्लस में आ गया, ओके, उसको इधर ले आऊंगा तो ये जाएगा माइनस EX प्लस E0, ओके। अच्छा उस स्पेस में जो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी वो E0 बाय K होगी, x प्लस E0, ओके। तो ये स्लोप कहलाएगा, V वर्सेस x ग्राफ का ये क्या कहलाएगा, स्लोप। तो आप कहेंगे V वर्सेस x ग्राफ का स्लोप क्या होगा, माइनस E0 बाय K, ओके। if मैं नेगेटिव ऑफ स्लोप पूछूं तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे E0 बाय K होगा, ओके। जैसे मैं स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं, मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, तो ये थीटा मैंने लिख दिया और इसे मैंने लिख दिया थीटा डैश, तो आप इस ग्राफ का स्लोप बोलेंगे tan थीटा और माइनस ऑफ स्लोप बोलेंगे tan थीटा डैश, ओके, tan थीटा डैश। ये कैसे होता है तो आप जानते हैं, ये सब 180 माइनस थीटा है ना, जैसे आपने स्लोप tan थीटा लिख दिया तो माइनस ऑफ स्लोप माइनस tan थीटा डैश होता। ये कैसे बोल सकते हो आप, है ना, कुछ लोगों को मन में आता है सर कैसे, तो जो मैथ्स अभी तक पढ़ेंगे, जो 12th का सिलेबस है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जिन्होंने नहीं से पढ़ा, नहीं से ठीक से पढ़ा है वो भी कर सकते हैं, राइट। इसको क्योंकि आप स्लोप इफ tan थीटा लिखे हो, देखो ध्यान से, tan थीटा, थीटा की जगह मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस थीटा डैश, राइट। अब बताइए tan 180 माइनस थीटा डैश क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये माइनस tan थीटा डैश होता है, राइट। इफ स्लोप माइनस tan थीटा डैश हो गया तो tan थीटा डैश क्या हो जाता, माइनस ऑफ स्लोप, राइट, ओके। चलिए इफ स्लोप E0 बाय K है तो माइनस ऑफ स्लोप क्या हो जाता है, E0 बाय K हो जाता, और माइनस ऑफ स्लोप का मतलब क्या होता, देखिए यहाँ पे देखिए, ये मैं मान लेता लिखता, तो ये जो एंगल होती उसका tan थीटा आप स्लोप लिखते हैं और इस एंगल का tan थीटा क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ स्लोप, राइट, ओके। चलिए वैसा, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, आप क्या कहते हैं, माइनस ऑफ स्लोप मींस tan थीटा 1, इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए थी स्पेस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपॉन यहाँ की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज K1। वैसे ही tan थीटा 2 लिखना होता, यहाँ पे tan थीटा 2, ये क्या लिखते हैं आप, जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो अपॉन K2, ओके। यहाँ से आगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, ओके। और हमें चार ऑप्शन इसमें टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है, K1 K2 से बड़ा है, K1 K2 से छोटा है, दोनों इक्वल है, या कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अच्छा इन दोनों स्लोप की जो थिकनेस है ये बराबर बराबर ले ली मैंने, d/2, ये भी d/2, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ तक क्लियर आपको, ओके। अब यहाँ से देख के बताइए आप, जिसकी थीटा ज्यादा होगी, थीटा ज्यादा होगी तो K कम होना चाहिए, थीटा ज्यादा होगी तो K कम होना चाहिए। मैं लिखूंगा इफ थीटा 1 is greater than theta 2 so K1 will be less than K2। I hope आपको ये समझ में आया। If theta 1 is greater than theta 2, if theta 1 is greater than theta 2, K1 should be less than K2। सिंपल सी बात है, ये आप इससे याद भी रख सकते हैं। चलिए फटाफट इसको प्यार से अच्छे से लिख लीजिए, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे तो बिल्कुल समझ में आ जाते हैं उनको, है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कॉन्सेप्ट क्लियरली नहीं समझ पाते हैं। इस डिस्कशन को आप नोट्स में लिख लीजिए, ऊपर में लिख दीजिए इंपॉर्टेंट, ओके, पॉज करके इसे लिख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रॉब्लम क्या है, आपने दो कैपेसिटर ले लिया, ओके सॉरी एक कैपेसिटर ले लिया, इसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डायरेक्टली कांस्टेंट है K1 है, दूसरे का K2 है। इस ये जो मेटल प्लेट है इस पे आपने चार्ज दे दी, चार्ज डेंसिटी दे दी सिग्मा और यहाँ पे माइनस सिग्मा, ओके। ऑब्वियसली बैटरी लगाया होगा तो यहाँ पे चार्ज आ गया होगा प्लस वाला, यहाँ पे माइनस वाला आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द बाउंड चार्ज डेंसिटी एट द इंटरफेस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक ये है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक ये है, इन दोनों का सरफेस जहाँ पे मिल रहा है वो ये है इसका, इन दोनों का सरफेस यहाँ पे मिल रहा है, राइट। इसी को आप कहेंगे इंटरफेस। और इस पे आपको पता करना है चार्ज डेंसिटी क्या है, बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या है। बाउंड चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि आप जानते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे ये चार्ज इंड्यूस करेगा, वो जो चार्ज होता है इंड्यूस वाला चार्ज होता है वो दूसरे चार्ज से अट्रैक्टेड होता है, ओके। इसलिए उसकी टर्म यूज करते हैं बाउंड। इसको मैं आगे एक जो पहले किया उससे मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ बाउंड मतलब क्या हुआ, बाउंड का मतलब क्या है। बेसिकली आपको ये बताना है ये जो इंटरफेस है इस पे जो इंड्यूस्ड चार्ज आया है उसकी चार्ज डेंसिटी आपको बताना है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में। ये कैपेसिटर ले लिया, कैपेसिटर के मेटल प्लेट पे सपोज यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, प्लस सिग्मा है और यहाँ पे माइनस सिग्मा है, तो इस डाइलेक्ट्रिक पे प्लस सिग्मा जिधर होगा उसके सामने में माइनस सिग्मा इंड्यूस हो जाएगा और जहाँ पे माइनस सिग्मा है उसके जस्ट सामने में जो डाइलेक्ट्रिक का सरफेस होगा उस पे चार्ज डेंसिटी जो इंड्यूस्ड होगी उसे हम लोगों ने लिख दिया प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। और ये जो सिग्मा इंड्यूस की जो मैग्नीट्यूड आती थी वो सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय के होती थी, राइट। ये हम लोगों ने किया हुआ है, इसी के बेसिस पे ये सॉल्व। अच्छा ये जो बाउंडेड का मतलब क्या था, आप ये कहेंगे ये जो सिग्मा है उससे ये सिग्मा इंड्यूस बाउंडेड है, मतलब ये अट्रैक्टेड है ना। इस सिग्मा इंड्यूस को ये वाला सिग्मा जाने नहीं देगा, है ना। क्यों, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, तो आप कहीं बाउंड किया हुआ है, ओके। चलिए अब कैसे सॉल्व करें इसको, अजीब सा लगने लगता है, तो आप थोड़ा सा क्या कीजिए, थोड़ा सा मैं ये क्या करता हूँ दोनों स्लैब को थोड़ा सा अलग अलग करके हम लोग यहाँ सोच लेते हैं और इस इंटरफेस पे जो चार्ज होता है इन दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको ऐड कर लेते है ना, जो भी चार्ज होता उसको ऐड कर लेते, राइट। और वही हमारा क्या हो जाता, नेट चार्ज डेंसिटी, राइट। जो भी चार्ज होता इस पे चार्ज निकाल लो, इस पे चार्ज निकाल लो, है ना, ओके। और सॉरी इस पे चार्ज डेंसिटी निकालिए, इस पे चार्ज डेंसिटी निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिए, वो नेट चार्ज डेंसिटी हो जाती, ओके। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे K1 है, सोचिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा मैं डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ प्लस सिग्मा है, यहाँ पे माइनस सिग्मा है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाता, मैं लिखता माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड 1 और यहाँ पे क्या आ जाता, तो कहते हैं प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड 1। वैसे ही यहाँ इसके इस वाले सरफेस पे क्या जाता, तो कहते हैं माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड 2 और यहाँ पे क्या जाता माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड 2, सॉरी प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड 2, ओके। ऐसे देखिए यहाँ पे प्लस सिग्मा है तो यहाँ पे माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, यहाँ पे प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। वैसे यहाँ पे प्लस है तो इस स्लैब के इस वाले सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी होगी नेगेटिव होगी उतनी यहाँ पे पॉजिटिव होगी, वैसे यहाँ पे जितनी नेगेटिव होगी वहाँ पे उतनी ही पॉजिटिव होगी। अब इन दोनों चार्ज डेंसिटी को आप ऐड कर लीजिए तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो पहले सिग्मा इंड्यूस्ड 1 निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, वो क्या हो जाता है सिग्मा जो भी था वो इंटू 1 माइनस 1 बाय के, ओके। सिग्मा इंड्यूस्ड 2 क्या हो जाता, आप लिखते हैं सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय K2 और हमारा जो सिग्मा ऑन इंटरफेस है वो क्या हो जाता, दोनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस सॉरी ये है यहाँ पे देखिए प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड है और यहाँ पे क्या है माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड 2 है, तो मैं लिखता माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड 2। चलो भाई उसको क्या लिखते हैं सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय K1 माइनस सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय K2। चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाता, माइनस सिग्मा बाय K1 प्लस सिग्मा बाय K2, आप लिख लेते सिग्मा बाय K2 माइनस सिग्मा बाय K1 और ये हमारा आंसर हो जाता, ओके। तो आपको समझ में आया ये बात। अच्छा एक और बात मैं ये समझाना चाह रहा था, जब आपने ऐसे आपने दो डाइलेक्ट्रिक रख दिए क्या उनके सरफेसेस पे जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो सेम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इस तरह से आपने अच्छा आपने
इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक साथ रख दिया ऐसे ऐसे, क्या इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो इस सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो सेम है क्या? नहीं है। पहले वाले सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है वो ये है, दूसरे सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो ये है। दोनों पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो अलग अलग है। याद रखेंगे, इसको मैंने ऐसे भी कह दिया था कि चलो इसको हम लोग दो कैपेसिटर ले लेते हैं सीरीज में, है ना। ऑलरेडी मैंने सीरीज में लिया था तो मैथमेटिकली सेम रिजल्ट आया था सीक्वेंट का, मैथमेटिकली सेम रिजल्ट आया था सीक्वेंट का। इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पास सिग्मा है और यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पास सिग्मा है वो सेम है, वो सेम नहीं है। तो ये पॉइंट भी आप लिख लेंगे कि यहाँ पे इस स्लैब पे जो सिग्मा है या चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड है एंड इस स्लैब पे जो चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड है वो दोनों सेम नहीं है। ओके, चलो इस पॉइंट को भी आप फटाफट लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल को समझिए, एससीबी में भी है और ऑब्वियसली हर एक आपको बुकलेट मॉड्यूल्स में, कोचिंग मॉड्यूल्स में और बुक में भी मिल जाता है। ये क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं इसके लैंग्वेज को। यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर लिया है, दोनों प्लेट लिया है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले ली, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज ले ली। ऑब्वियसली ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो अब जब अट्रैक्शन का जो फोर्स है, सपोज ये अट्रैक्शन का फोर्स F1 है, सॉरी ये भी F1 होगा। ये प्लेट इस प्लेट पे नेट फोर्स जो लगा रहा है वो F1 है। ऑब्वियसली ये प्लेट इस प्लेट पे या इस प्लेट पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो F1 है, इस प्लेट पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो F1 है। अब मैंने क्या किया, इसी कैपेसिटर में कहीं से बैटरी से ज्वाइन नहीं है, मैंने उसी में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ऐसे डाइलेक्ट्रिक रख दिया। ओके, अब मैंने बोला कि इस प्लेट पे नेट फोर्स F2 है, इस प्लेट पे भी नेट फोर्स F2 है एंड वी नीड टू find out what is the relation between F1 and F2. दोनों इक्वल है, F1 is greater than F2, F1 is less than F2, और you can't say anything. Okay, let's compare. पहले F1 कैसे निकालते हैं? तो आप F1 लिखते कि जो भी यहाँ पे चार्ज है Q into electric field due to this, इस माइनस Q के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। याद कीजिए एक सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सरफेस पे जो चार्ज होता है ना, उसके कारण इधर के, इसके इधर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती है। अच्छा, इसी के लिए इधर पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती है, बट मुझे यहाँ पे इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो इधर होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज अपॉन एरिया, तो Q अपॉन एरिया इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाती है। तो आप याद करो, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वही वहाँ का फोर्स होता है। तो फोर्स की वैल्यू जाती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन A इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो F1 की वैल्यू क्या आ रही है? Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ओके ओके, चलिए यहाँ पे आपने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया और यहाँ पे चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से कोई चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं बनाया मैंने चार्ज जाने का, राइट। यहाँ पे पहले प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू रख जाएगा, आप ऐसे रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक को। ओके, तो आप मैंने इस सरफेस पे नेट फोर्स निकालना है। आप जानते हैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी चार्ज इंड्यूस होती है? तो माइनस सिग्मा इंड्यूस। यहाँ पे क्या होती है? प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड, राइट। अब मुझे इस सरफेस पे नेट फोर्स निकालना है। तो इस सरफेस पे नेट फोर्स जो होता है वो चार्ज हो जाती, और अब इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? तो कहेंगे ये वाला सरफेस भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला सरफेस भी इस पे फोर्स लगाएगा एंड ये वाला सरफेस भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो कितने सरफेसेस का फोर्स निकालना होगा? 3 सरफेसेस का फोर्स निकालना होगा, राइट। पहले मैं जानबूझ के इन दोनों का निकालता हूँ। देखिए ये सरफेस कैसा है? माइनस वाला है। इस माइनस वाले के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती? ऐसी होती। तो मैंने लिख दिया E1। ओके, अच्छा इस E1 की वैल्यू अभी जस्ट सीखा, माइनस वाले के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होता है, इसलिए E1 इधर लिख दिया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? जो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो भी सिग्मा है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो जो E1 है, E1 का जो मैग्नीट्यूड होता वो आप लिख लेते, वहां पे सिग्मा क्या है? सिग्मा इंड्यूस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। चलिए वैसा अब इस सरफेस के कारण देखते हैं, इस सरफेस के कारण इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। ये देखो प्लस है, तो इस प्लस के कारण इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाती है, राइट।
उसको मैंने लिख दिया E2, है ना, क्या लिख दिया E2। अच्छा, उस E2 की वैल्यू क्या होती है? तो ये क्या है, देखो यहाँ पे प्लस चार्ज का सरफेस है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अवे होती E2 और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, जो भी यहाँ पे सिग्मा है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा इंड्यूस्ड है, तो सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 E2 की मैग्नीट्यूड सेम होगी, यस आप कहेंगे E1 E2 की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। E1 E2 की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब E1 प्लस E2 करते तो वो जीरो हो जाता, यस। इसका मतलब ये वाला सरफेस जो फोर्स लगाएगा इस पे और ये वाला जो सरफेस उस पे फोर्स लगाएगा, दोनों इक्वल अपोजिट होंगे और वो आपस में कैंसिल कर देंगे, राइट, ओके। इसका मतलब स्लैब को रखने से इस प्लेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, ये दोनों नया चार्ज इंड्यूस हुआ है, इन दोनों के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है और जीरो हो जाती है तो नेट फोर्स इन दोनों के कारण जीरो हो जाता है। बच गया कौन, ये तीसरा, है ना। और इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैलकुलेशन ऐसे ही किया मैंने, राइट 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 राइट। क्या मैंने बोला समझो, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इसकी तरफ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे उसकी तरफ, है ना। और इसका तो ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए हुए हैं वहां पे, है ना। तो ये जो स्लैब आया है उसके कारण जो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो इस स्लैब के कारण जो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती वो जीरो हो जाती। तो इस स्लैब के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या कहते, जीरो होता, ओके। अब क्या बचा, ये सरफेस, इस सरफेस के कारण इधर फोर्स कैसा लगेगा, आप कहेंगे सर ये प्लस क्यू है और वो माइनस क्यू है, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और यही F नेट हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा F नेट विच इज F2, ये F नेट होता F2 और इजंट इट उसकी वैल्यू भी F2 लिखते तो लिखते यहाँ पे चार्ज और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज यहाँ के कारण उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के कारण उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टुवर्ड्स होता है ना। तो आप क्या लिखते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। एक सरफेस पे चार्ज होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया, तो आप इस पे चार्ज जो Q है अपॉन एरिया लिख देते हैं। तो इस सरफेस पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट में है और उसकी वैल्यू ये है। आप वही F लिखते हैं, यहाँ पे F1 की जगह F2 लिखते जाते तो Q, ये चार्ज Q और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये रख देते, यही आ जाता है ना। Isn't it? I'm trying to say you F1 will be equal to F2. Yes, F1 will be equal to F2. फिर से सोचो आप, फिर से सोचो, इस स्लैब के कारण इस सरफेस के चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, इस सरफेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में और ये E1 E2 इक्वल है, तो इस स्लैब के कारण इस प्लेट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस स्लैब पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इस प्लेट पे कौन फोर्स लगा रहा है, माइनस Q लगा रहा है और उस माइनस Q के कारण फोर्स की कैलकुलेशन तो वही थी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सीखा कि यहाँ पे F1 विल बी इक्वल टू F2 होगा, ओके। चलिए पॉज करके इसको पूरा लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने एक कैप्सूल ले लिया, इसके दो प्लेट ले लिए, इसके अंदर वाले सरफेस पे मैंने प्लस सिग्मा चार्ज दे दिया, इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस सिग्मा चार्ज रख दिया और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट द स्ट्रेस ऑन डाइलेक्ट्रिक। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसमें कितनी स्ट्रेस है वो निकालना है। आपने स्ट्रेस टर्म जो पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, इलास्टिसिटी चैप्टर में, वही चल रहा है यहाँ पे, वही चल रहा है यहाँ पे, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ओके चलो। और ये कौन सी स्ट्रेस है, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है ना। आप जो स्पेसिफिकली लिख दिया जाए क्लियर लैंग्वेज में तो आपको क्या पता करना है कि व्हाट इज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस ऑन दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। लिख लीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पे प्लस सिग्मा है, तो यहाँ वाले सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होता वो माइनस सिग्मा इंड्यूस हो जाता, यहाँ पे जो होता वो प्लस सिग्मा इंड्यूस हो जाता एंड सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू क्या होती, तो सिग्मा इंटू 1 माइनस 1/k होती। इतना तो अपने को पता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस पे टोटल फोर्स निकालने का ट्राई करता हूँ, इस सरफेस पे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इस सरफेस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो कहेंगे ये प्लस सिग्मा वाला फोर्स जो लगाएगा वो इधर लगाएगा, तो मैं उसे लिख देता हूँ F1। ये माइनस सिग्मा वाला माइनस सिग्मा को रिपेल ही करेगा, तो वो हो जाता है F2 इधर, है ना।
और ये प्लस सिग्मा वाला ये जो सरफेस है इस प्लस माइनस सिग्मा वाले को अट्रैक्ट करता, उसकी वैल्यू हो जाती F3। ओके, तो मैं F1, F2 एंड F3 की मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करता हूँ। चलिए भाई साहब F1 निकालते हैं। F1 किसके कारण बोला मैंने? इसके कारण बोला। F1 की वैल्यू क्या होगी? जो भी यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज क्या है? सिग्मा इंड्यूस्ड इनटू जो एरिया है वो चार्ज है ना? इस सरफेस पे कितनी चार्ज है? तो कहेंगे जो भी सिग्मा इंड्यूस्ड है इनटू एरिया वो चार्ज है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सिंगल सरफेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होती है? तो आप कहेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं लिख देता सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाती है F1 की वैल्यू, राइट? चलिए भाई साहब अब F2 निकाल लेते हैं। F2 की वैल्यू, F2 मींस इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज वाला जो सरफेस है ये इसको रिपेल करता, F2 इधर हो जाता। तो इस F2 की वैल्यू के लिए पहले चार्ज लिख लेते हैं। तो इस सरफेस पे जो चार्ज है उसे सिग्मा इंड्यूस्ड इनटू एरिया लिख सकते हैं। एंड इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो भी सिंगल सरफेस का चार्ज है। इसके कारण लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन मैंने F1 F2 को ऑलरेडी लिख दिया है। ओके, चलिए F3 पे आ जाते हैं। F3 मींस ये वाला जो सरफेस है इस वाले पे जो फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली ये प्लस है ये माइनस है, इसको अट्रैक्ट करेगा राइट साइड में। और इस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी? जो भी चार्ज है वो क्या है? सिग्मा इंड्यूस्ड इनटू एरिया इनटू इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये भी एक सरफेस वाला चार्ज है, एक सरफेस के चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो भी सिग्मा होती है यहाँ पे सिग्मा इंड्यूस्ड है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये आपको समझ में आया। चलिए, तो इस सरफेस पे जो Fnet है, इस सरफेस पे जो Fnet है वो क्या होती है? कहते हैं F1 प्लस F2 माइनस F3। यस, चलो F1 प्लस F2 कर लेते हैं। तो जाती सिग्मा इंटू सिग्मा इंड्यूस इंटू एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी वही हो जाती सिग्मा सिग्मा इंड्यूस एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाती सिग्मा इंड्यूस्ड होल स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाती, ये दोनों तो ऐड हो जाता, इन दोनों को ऐड करते तो सिग्मा सिग्मा इंड्यूस्ड एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता माइनस F3 मींस सिग्मा इंड्यूस्ड स्क्वायर एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हुई Fnet की वैल्यू। अच्छा, सिग्मा इंड्यूस्ड पहले से निकालना चाहते हैं। व्हाट इज सिग्मा इंड्यूस्ड? सिग्मा इंटू 1 माइनस 1/k। उसको वहां पे रख सकते हैं आप कभी, है ना? वो तो बाद में रख लेंगे। चलिए भाई, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इस स्लैब को मैं अलग से बना लूं तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है मैंने इधर लिख दिया Fnet। अकॉर्डिंगली इस स्लैब के इस सरफेस पे भी आप फोर्स निकालने का ट्राई कीजिए तो वो भी उसकी भी वैल्यू वो Fnet यही आ जाती और वो राइट साइड में आ जाती। चेक कर सकते हैं आप, है ना? आप जरूर चेक कीजिए। जो मैंने इस सरफेस पे नेट फोर्स निकाला है, इस सरफेस पे नेट फोर्स निकालते तो उसकी डायरेक्शन राइट में आती और उसकी मैग्नीट्यूड इसके इक्वल आती। ये आपका होमवर्क है, आपको जरूर चेक करना है रुक के। ओके, जो प्रोसेस मैंने अपनाया है आप वही प्रोसेस अपनाइए। चलिए भाई सर, अब आ गया। अच्छा, अब बताइए इस पे Fnet लेफ्ट में लग रहा है, Fnet राइट में लग रहा है, इसकी एक्सीलरेशन क्या होती है? 0। तो इसके अंदर में टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है? आप जानते हैं Fnet, आपने इलास्टिसिटी पढ़ा होगा। टेंशन की वैल्यू कहीं भी किसी भी सरफेस पे जो पुलिंग फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? Fnet हो जाती है, राइट? और इसी Fnet अपॉन एरिया को आप स्ट्रेस बोलते हैं। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? जो रीस्टोरिंग फोर्स है अपॉन एरिया वही हो जाती है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। ये टेंशन क्या है? यही जो Fnet है अपॉन एरिया करना है, अपॉन एरिया कर लो। चलो ये एरिया से डिवाइड कर लो, ये भी एरिया कैंसिल, ये भी एरिया कैंसिल। सिग्मा इंटू सिग्मा इंड्यूस अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक ही चीज बची है, सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू रख देना। तो मैं सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है ना? आपको ये समझ में आ गया होगा। चेक कीजिए, आ गया तो बहुत बढ़िया है। ओके, प्लीज राइट डाउन। ओके, या मैं करके बता देता हूँ और आगे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। चलो फाइनल आंसर लिख लेते हैं। आप क्या करो, पॉज करके खुद ही लिख लो, है ना? मैं फाइनली मैं बताने वाला हूँ। चलिए, तो मैं सिग्मा इंड्यूस अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा इंड्यूस अपॉन 2 बच जाता है यहाँ। ओके, तो सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू यहाँ से लिख लेता हूँ, वो सिग्मा इंटू 1 माइनस 1/k अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू ये लिखिए सिग्मा माइनस हाफ इंटू सिग्मा इंड्यूस मीन्स सिग्मा इंटू 1 माइनस 1/k। अरे बाप रे, इतना सारा ब्रैकेट आ गया। चलो भाई, ये सिग्मा अपॉन सिग्मा इंड्यूस 1 माइनस 1/k इंटू यहाँ देखो सिग्मा माइनस सिग्मा बाय 2
प्लस सिग्मा बाय 2k। ये हो जाती है सिग्मा बाय 2, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय k इंटू सिग्मा बाय 2 प्लस सिग्मा बाय 2k। हो गया, बहुत कर लिया मैंने। ठीक है, और इसको सॉल्व करके देख लीजिए आप, और वही आंसर हो जाता है। ओके, पॉज करके आप देख लीजिए। चलिए अब हम लोग एक नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, या नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। ओके, आप देखेंगे स्टार्टिंग में सीक्वल निकालना मैं इसमें पूछ रहा हूँ। देखो क्वेश्चन समझो, एक प्लेट ले लिया, दूसरा प्लेट ले लिया, इसमें एक स्लैब रख दिया, उसकी सरफेस एरिया सिर्फ A1 है। ये दूसरा स्लैब ले लिया जो कि पूरे विड्थ में है, D विड्थ है, इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है। उस पूरे विड्थ में आपने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और ये जो सरफेस एरिया रख रहा है वो A2 है। अब मैंने पूछा व्हाट इज द सीक्वेलेंट अक्रॉस पॉइंट A एंड B, व्हाट इज द सीक्वेलेंट अक्रॉस पॉइंट A एंड B। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सीक्वेलेंट निकालने के लिए तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के एक डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि देखो ये पॉइंट A है, तो ये पूरा का पूरा मेटल है। ओके, आप जानते हैं कि पूरे के पूरे मेटल में इस पार्ट को भी A बोल सकते हैं, इस पार्ट को भी A बोल सकते हैं। ये B है, कनेक्टिंग वायर है, ये मेटल है, इसे भी B बोल सकते हैं, इसे भी B बोल सकते हैं। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो कि AB पॉइंट के क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है जो कि AB पॉइंट के क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास दो कैपेसिटर आप बोल सकते हैं जो कि AB पॉइंट के क्रॉस लगा हुआ है। ओके, चलिए इस कैपेसिटर को देखिए, मैं अलग से बना लेता हूँ डायग्राम में। तो मैंने कह दिया कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो कि AB पॉइंट के क्रॉस लगा हुआ है, ये वाला, सपोज इसको C1 बोल देता हूँ। दूसरा कैपेसिटर ये C2 है जो कि AB पॉइंट के क्रॉस लगा हुआ है। Isn't it? We can say that these two capacitors are in parallel. Yes, these two capacitors are in parallel. तो आप जानते हैं पैरेलल यानी सीक्वेलेंट क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं C1 प्लस C2, है ना, दोनों की कैपेसिटेंस को ऐड कर लेते हैं। अब बचा है कि C1 की वैल्यू क्या लिखें, C2 की वैल्यू क्या लिखें। स्टार्टिंग में पहला तो हम लोग ने यही प्रूव किया था कि इसके बीच में पूरा डायरेक्ट्रिक भर दो। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस मान लो AB लिखता, तो मैं CAB क्या लिखता, तो मैं लिखता A जो भी एरिया है वो एरिया अपॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट अपॉन जो भी इसकी विड्थ है D, तो मैं ये लिखता। राइट, चलिए C1 इसके बेसिस पे लिख सकते हैं। यस, C1 मैंने इसको बोला C1, इसको C2 बोला। इसकी एरिया कितनी इंक्लूड कर रहा है A1, तो मैं लिखता A1 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K1 अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस क्या है D, तो मैंने D लिख दिया, प्लस C2 लिखना है, इसकी कैपेसिटेंस लिखनी है। ये जो एरिया यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है वो दैट इज A2 एप्सिलॉन नॉट, जो भी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है विच इज K2 अपॉन D, और यही हो जाती है हमारी सीक्वेलेंट। ओके, मींस ऐसा दो मेटल के अक्रॉस दो डायरेक्ट्रिक स्लैब ऐसा ऐसा रखा रहा, दो मेटल के अक्रॉस, याद रखना मेटल मेटल के अक्रॉस, यहाँ भी मेटल, यहाँ भी मेटल, यहाँ भी मेटल, यहाँ भी मेटल, ये भी A तो ये भी A, ये भी B, ये भी A B। तो आप कह सकते हैं ये कैपेसिटर दो कॉमन पॉइंट के अक्रॉस है, तो आप कह सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर एक्चुअली में पैरेलल में है, एक्चुअली में पैरेलल में है। तो मैंने बना दिया C1 C2, इस तरह से आंसर निकाल लिया। ओके, इसको पॉज करके लिख लीजिए। ये सीक्वेलेंट निकालना तो इसमें बहुत ही आसान हो गया। अभी जो मैं बात करने वाला हूं उसमें लोगों को दिक्कत होती है, तो पहले पॉज करके इसे लिख लीजिए फटाफट। मैं इसे अभी ड्रॉप कर लेता हूँ, पॉज करके लिख लिए होंगे। राइट, अब मैं जो दूसरा डिस्कशन पे जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस डिस्कशन के थ्रू भी मैं सीक्वेलेंट लाऊंगा और वो यही आंसर आएगा। राइट, ध्यान से देखना। चलिए पूरे कैपेसिटर जो मैंने बनाया है इसको थोड़ा सा 3D व्यू में देने की कोशिश करता हूँ। एक प्लेट को ऐसा बना लिया, दूसरा प्लेट ऐसा बना लिया, मान लो A पॉइंट ऊपर ले लिया, B पॉइंट इधर ले लिया। यहाँ पे A1 एरिया जो थी उसमें भरा हुआ था K1 वाला, ये जो A2 एरिया है इसमें भरा हुआ था K2 वाला। मैंने A एंड B के अक्रॉस सीक्वेलेंट आपको पूछ लिया। राइट, ये पूछा था।
अब ध्यान से गौर से देखिए यहाँ पे, इफ इस प्लेट पे, मेटल प्लेट पे, यहाँ पे मैंने मान लिया कि चार्ज जो यहाँ पे है, या चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, एंड चार्ज मान लो Q1 है, ओके यहाँ पे, और यहाँ पे इस वाले पार्ट में, इसी मेटल के इस वाले पार्ट में चार्ज सपोज Q2 है, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। मैं इक्वल नहीं ले रहा हूँ, इसका एक कारण है, ध्यान समझिए। इस तरह से जब आप स्लैब पैरेलल में रख देते हैं तो इस पार्ट में, मेटल के इस पार्ट में जो सिग्मा है या चार्ज की डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पार्ट में अलग हो जाएगी, इस पार्ट में अलग हो जाएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, इस बात को आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे, ओके। इस पार्ट में सिग्मा की वैल्यू अलग, इस पार्ट में सिग्मा की वैल्यू अलग होगी। ऐसा क्यों, आप समझते हैं, ओके। चलिए ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे सिग्मा है, तो आप बताइए इस रीजन में जो ई नॉट की वैल्यू, इस रीजन में ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है? आप कहते हैं सर सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, याद करो। हाँ, अच्छा इस रीजन में E1 की वैल्यू क्या हो जाती है? कहते हैं ई नॉट बाय के, मतलब सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन K1, है ना, ई नॉट बाय के, यस। चलिए इस रीजन में ई नॉट की वैल्यू क्या लिखते हैं? आप कहते हैं जो भी सिग्मा है सर, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या जाती है? कहते हैं ई नॉट बाय जो भी के है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट क्या है? सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे के इक्विवेलेंट क्या है? के, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के, सॉरी के इक्विवेलेंट नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ओके। चलिए यहाँ पे E1 आपको पता है, यहाँ पे E2 पता है, और ये डिस्टेंस आपको पता है D है ना, इस प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है? D है। मैं यहाँ बना भी देता हूँ, ये डिस्टेंस जो है हमारा D है। चलिए इन दोनों प्लेट के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, है ना। तो आप VA माइनस VB, मान लो मैं इसे V नाम लिख लेता हूँ, V लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इस साइड से देखते तो आप कहते हैं E2 इंटू जो भी डिस्टेंस है, तो आप कहते हैं E2 इंटू D, राइट। इस साइड से देखते तो आप क्या लिखते हैं? E1 इंटू ये जो डिस्टेंस है D, ये लिख लेते हैं, राइट। क्लियर है क्यों कर रहा हूँ? यस। चलो अब E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू लिख लेता हूं, वो क्या है? सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट K2 इज इक्वल टू, ये देखो dd कैंसिल हो जाता है, राइट। E1 की वैल्यू क्या है? सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1 इनटू d, ओके, dd कैंसिल हो गया। अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब सिग्मा 2 बाय K2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय K1। ओके ओके ओके, इसका मतलब के अलग अलग है तो सिग्मा अलग अलग होगी। मान लीजिए पूरे स्पेस में एक ही डाइलेक्ट्रिक होता था, तो आप कहते हैं पूरे प्लेट में जो सिग्मा थी वो सेम होती। इस रीजन में के अलग है, इस रीजन में के अलग है, तो इस रीजन में प्लेट पे जो चार्ज का डेंसिटी है वो अलग होगा, इस रीजन में जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो अलग होगी। अच्छा सिग्मा 2 को आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, तो Q2 अपॉन A2 K2, ऐसा लिख सकते हैं। सिग्मा 2 को Q2 अपॉन A2 और ये K2 लिख लिया। अच्छा सिग्मा 1 को क्या लिख सकते हैं? Q1 अपॉन A1, है ना, ये सिग्मा 1 हो जाता है। सिग्मा 1 क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज कितनी है यहाँ पे? Q1, एरिया कितनी है? A1, तो Q1 अपॉन A1, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके ओके ओके, प्लीज इसको लिखिए, ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के बेसिक से प्रूव करने का ट्राई करता हूँ। याद करो Q अपॉन V, मैं बैटरी जोड़ देता और बैटरी से चार्ज Q पास होती, तो Q जो चार्ज बैटरी से पास हो रही अपॉन बैटरी के EMF हमें C इक्विवेलेंट देता, और मैं उसी बेसिक से इसको सॉल्व करके ट्राई करता हूँ, सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि C इक्विवेलेंट जो मुझे पहले आया था और जो अब आएगा वो सेम होगा या नहीं। पहले आप इसे लिख लीजिए, ओके, पहले लिख लीजिए। ओके तो मैं क्या करता हूं, ये वाला डायग्राम हटा देता हूं, ये वाला डायग्राम। अब मुझे मान लो ये दे दिया जाता डायग्राम और मुझसे पूछा जाता C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B निकालना है, तो आप पहला काम क्या करते हैं? A एंड B के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं। मान लो बैटरी B वोल्ट की लगा ली, ये लोअर पोटेंशियल है, यहां से चार्ज छोड़ के चलता और यहाँ पे आ जाता, है ना। वो चार्ज कितनी होती? Q। एक्चुअली यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे माइनस Q1 हो जाता, है ना, यहाँ पे Q2 है तो यहाँ पे माइनस Q2 हो जाता। ये दोनों चार्ज Q1 प्लस Q2 यहाँ से चला, एक्चुअली Q1 प्लस Q2,
और वही आप मैंने Q कह रहा हूँ। Q1 प्लस Q2 चला, यहाँ से चला, Q1 इसको मिल गया और Q2 इसको मिल गया, राइट। तो Q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, Q1 प्लस Q2। और इस बैटरी से कितनी चार्ज पास हो रही, Q1 प्लस Q2। बैटरी का EMF क्या है, V। हमारा जो CAB आता वही हो जाता Q/V। और इसी को निकालने का हम लोग ट्राई करते हैं, ओके, इसी को निकालने का हम लोग ट्राई करते हैं। चलो भाई साहब पहले Q निकाल लेते हैं। तो Q की वैल्यू क्या हो जाती, Q की वैल्यू हो जाती Q1 प्लस Q2, ओके। तो Q1 रहने देता हूं मैं, Q2 को Q1 के टर्म में लिखना चाहता हूं। तो Q2 को Q1 के टर्म में लिखता तो इसको ऊपर ले आता, है ना। तो मैं लिख देता Q1 अपॉन A1 K1, ऊपर में क्या जाता इंटू A2 K2। आई होप आपको समझ में आ गया, है ना। Q2 को क्या लिख सकते हैं, Q1 इंटू A2 K2 अपॉन A1 K1, है ना। वही मैंने लिख दिया ये। चलिए भाई साहब ये हो गया Q1, हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा A1 K1 प्लस A2 K2 अपॉन A1 K1, ऐसा लिख दिया। ओके चलिए V निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, या तो E2D लिख ले या E1D लिख लेते। तो मैं E1D लिख लेता हूँ, तो मैं लिख देता E1 इंटू डी। E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू डी। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो जाती, कहते हैं सिग्मा 1 की वैल्यू हो जाती है सर चार्ज अपॉन एरिया, मींस Q1 अपॉन A1। अब देखो एप्सिलॉन नॉट K1 डी, ये कॉपी कर लिया, ये भी हो गया। अच्छा CAB की वैल्यू मैं क्या लिखता, चार्ज पासिंग थ्रू बैटरी अपॉन बैटरी का EMF मींस Q अपॉन V। मैं लिख दिया Q अपॉन V। चलो लिख के देखते हैं, Q अपॉन V करो, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। पहले लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, अब आप कर पाओगे। K1 अपॉन A1, देखो Q1 A1 K1 प्लस A2 K2, और ये वाला पार्ट नीचे आ जाता है A1 K1। V के लिए देखते तो Q1D नीचे रहती और वो वाला पार्ट ऊपर चला जाता, A1 एप्सिलॉन नॉट K1। ओके चलो भाई साहब देखो A1 K1 जो यहाँ पे है, ये A1 K1 कैंसिल हो जाता, ओके। Q1 से Q1 कैंसिल हो जाता, नीचे में क्या बच रहा है D, ऊपर में क्या बच रहा है देख लेते हैं। ऊपर में क्या बचा भाई, A1 K1 प्लस A2 K2, और वहां पे बचा था एप्सिलॉन नॉट, नीचे में बचा था D। अब प्लीज जो मैंने पहले निकाला था, जो अब निकाला है, दोनों रिजल्ट को चेक कीजिए, आपको सेम आएगा, सेम आएगा। अच्छा इस पूरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, जब आप ऐसे स्लैब को यहां से यहां अलग, इन दोनों प्लेट, ये प्लेट एक है दूसरा प्लेट ये, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे रख दिया, दूसरा डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर दिया, तो यहाँ पे प्लेट के इस पार्ट का जो सिग्मा होगा और इस पार्ट का जो सिग्मा होगा वो सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। कैसा रहेगा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऐसा रहेगा, ओके। अच्छा चार्ज भी Q1 Q2 का रेशियो पूछा जाता तो क्या निकाल पाते हैं, Q2 अपॉन Q1, A2 K2 अपॉन A1 K1, राइट। चलिए सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं, मतलब किसी किसी को याद करना अच्छा लगता है तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 हो जाती K1 अपॉन K2। वैसे ही पूछा जाता Q1 अपॉन Q2 बताइए, इसको इधर ले आते ये आ जाता, लिखते A1 K1 अपॉन A2 K2। जिसको याद करना अच्छा लगता है भाई साहब वो याद भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। चलिए इसको पॉज करके पूरा लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था।